Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 3, the theory of demand. The same chapter which we have done in the previous video. In the previous video, we have focused on the law of demand. Today also, we are focusing on the certain aspects of the demand. Now, demand curve and its slope. Now, as you know that the slope of the curve is defined as the amount of change in the variable measured on the vertical y-axis with respect of change in the variable measured on the horizontal x-axis between the two curves. Now we will see how we will see where there is a straight curve and where there is a curved line or a hyperbola. Now the straight line or a linear demand curve, the slope of the straight line demand curve delta y upon delta x is constant throughout. It means that the change in the quantity demand due to the change in the price of the commodity are opposite direction and the same proportion. सबसे बड़ी बात है same proportion. जैसे 50, 40, 20, 10, 0. तो जो प्राइस में जो डिफरेंस है वो 10, 10, 10 का है और यहाँ पर जो क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है वो 1, 2, 3, 4 वो भी कांस्टेंट है. इसलिए यहाँ पर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा. अब यहाँ नीचे देखिए कर्व लाइन, हाइपरबोला, नॉन लीनियर. द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज चेंजिंग एज इट इज अ कर्व लाइन और अ हाइपरबोला. थोड़ा सा क्रुकेट या थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है. चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, अपोजिट डायरेक्शन, ये सब कुछ सेम है. बट द वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसका जो प्रोपोर्शन है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है. यहाँ पे अपन कैसे देख सकते हैं, जैसे 60, 50, 40, 30, 20, 10. तो यहाँ पर 60, 50, 40, 30, 20, 10. या अब यहाँ पे 30 पर कोई 30 और 50 और 20 को नहीं लिया गया है तो 22 या 23 को लिया गया है. तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इरेगुलर हैं, वेरिएबल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कांस्टेंट नहीं है. इसलिए वो कर्व जो है वो हाइपरबोला होगा. नाउ द एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के विरोध में क्या है, इसके अपवाद क्या है. एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, इसके विरोध क्या है, रिवर्स क्या है. गिवन गुड्स है. दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स इन द केस ऑफ द प्राइस ऑफ द पॉजिटिव. द पॉजिटिव रिलेशनशिप वॉज द फर्स्ट एनालाइज बाय सर रॉबर्ट गिफन, इसीलिए इसका नाम गिफन गुड्स रखा गया है. ऑब्जर्व दैट द वेजेस अर्नड इन द ब्रिटिश परचेज्ड मोर ब्रेड व्हेन दे इट्स प्राइस इंक्रीज्ड. बिल्कुल सही बात है. अगर उनकी वेजेस अर्नर्स हैं ब्रिटिश में, उन्होंने ब्रेड ज़्यादा लिए जबकि प्राइस ज़्यादा थी. एंड कट डाउन द एक्सपेंडिचर ऑन द सुपीरियर गुड्स, और सुपीरियर गुड्स में उन्होंने एक्सपेंडिचर को कम किया है. तो ये थोड़ा सा अपवाद है. जहाँ पे प्राइस ज़्यादा थी ब्रेड की, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा परचेज किया है. सेकेंड है इग्नोरेंस. नाउ व्हाट इज इग्नोरेंस? इग्नोरेंस मीन्स द कंज्यूमर बाय मोर कमोडिटी व्हेन द प्राइस एक्चुअली हैज़ गॉन अप, may buy less even though the price has gone down. कई बार कस्टमर जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, इस सिद्धांत को गलत साबित कर देते हैं. प्राइस कम होती है तो कम खरीदते हैं, प्राइस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खरीद लेते हैं. कुछ कमोडिटीज़ में ऐसा हो सकता है. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में है कि दीज आर द स्टेटस सिंबल. ये एक क्या कहते हैं, ऐश्वर्य की निशानी है. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे डायमंड्स हैं, कारपेट, कॉस्टली कारपेट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये कीमत ज़्यादा होती है तो भी लोग खरीद लेते हैं. तो ये भी एक एक्सेप्शन. नाउ गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली. नाउ गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली इफ द प्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द फ्यूचर देन द पीपल मे बाय मोर इवन इफ द प्रेजेंट प्राइस आर हाई. अगर आज कीमत अगर ज़्यादा है और आगे भी वो ज़्यादा हो सकती है तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी. नेसेसिटीज़, द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़. जैसे मेडिसिन है, टेक्स्ट बुक है, सॉल्ट है, कुकिंग गैस है,
पेट्रोल है, अगर ये ज़्यादा भी अगर कीमत है तो भी लोग खरीदेंगे, इसके बिना उनका काम नहीं चल सकता है। ये डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं। अदर एक्सेप्शंस हैं जैसे चेंज इन सीजन एंड क्लाइमेट्स है, तो फैशन ट्रेंड्स हैं, फेमाइन है, ड्राउट्स है, सूखा पड़ गया है, कर्फ्यू लग गया है, महंगे में सामान मिल रहा है तो भी खरीदना पड़ेगा हमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इससे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। ये हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा था, DMU। When the consumer consumes more and more units of commodity, the marginal utility derived from the additional units goes on decreasing, and the demand of commodity depends upon its utility. बिल्कुल सही बात है कि according to this law, when the consumer consumes more and more commodity, the marginal utility derived additional goes on decreasing. अब भाई यूटिलिटी तो कम होगी ना, वरना तो ज़िंदगी में कभी वो उसकी उपयोगिता ख़त्म ही नहीं होगी और वो ज़िंदगी भर उस वस्तु का इस्तेमाल करता रहेगा। इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी जब तक कि वो उसकी प्राइस के बराबर ना आ जाए। अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो फिर और यूटिलिटी कम है तो फिर वो नहीं खरीदेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं प्राइस अगर ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल यूनिट इज़ डाउन एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डाउन। तो ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रहेगा। प्राइस अगर लो है और मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम है तो वो क्वांटिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि एक तो प्राइस कम है, यूटिलिटी भले कम हो लेकिन वो क्वांटिटी की डिमांड को ज़्यादा रखेगा। इनकम इफेक्ट, इफ द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द buyer changes due to the change in the price of the commodity, then the fall in the price leads to the increase in the real income. According to the more demand, on the other hand, the real income fall due to the price in the price of the commodity cause demand to the fall. यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इनकम इफेक्ट क्या कहता है। It is effect of the change in the quantity demanded when the real income of the buyer changes due to the price ऑफ द कॉमोडिटी। जैसे सपोज करो कि प्राइस जो है वो राइज हो गई है तो उसकी परचेजिंग पावर जो है वो फॉल हो जाएगी, वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है। और अगर प्राइस अगर कम हो गई है तो उसकी परचेजिंग की जो कीमत है, परचेजिंग पावर है, बढ़ गई है तो ज़्यादा खरीदेगा वो। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ वन कॉमोडिटी in place of other commodity when it becomes relatively cheaper। यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्राइस कॉफ़ी की राइज हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन और अ डिमांड राइजेस एंड क्वांटिटी फॉल्स एंड प्राइस फॉल्स एंड सब्स्टिट्यूशन फॉल्स एंड क्वांटिटी राइजेस। नाउ साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और मार्केट साइज, fall in price of commodity leads to the increase in the size of the consumer group according to the more demand. The rise in price leads to the fall in size of the consumer group. अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि अगर कंज्यूमर की ग्रुप की साइज़ अगर ज़्यादा है तो श्योर है कि डिमांड भी ज़्यादा होगी। अब प्राइस अगर राइज हो रही है तो साइज़ अगर स्मॉल है तो क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी, और प्राइस अगर फॉल है और साइज़ अगर लार्ज है तो क्वांटिटी राइज हो जाएगी। द ऑल्टरनेट यूज ऑफ द कॉमोडिटी, इफ द कॉमोडिटी इज हाईली प्राइस्ड it is used to restrict the implying the rise demand or it when its price fall it used to the abundance imply more demand for when the electricity tariff is high the used to restrict imply less demand। यहाँ एक बिजली का उदाहरण दिया गया है कि अगर प्राइस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की अगर ज़्यादा हुई है तो ऑल्टरनेटिव यूज़, रिस्ट्रिक्टेड यूज़, तो शायद वो लोग इस्तेमाल कम करेंगे। और अगर प्राइस अगर कम हुई है तो यूज़ इन अबेंडेंस, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी और डिमांड राइज हो जाएगी। नाउ डिमांड फंक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फंक्शन। यहाँ हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ऑन इट्स डिमांड। ये बिल्कुल लॉ की तरह ये
negative relationship between price and commodity quantity. That means the price of the commodity rises, the demand fall. ये बिल्कुल लॉ की तरह है. थैंक यू स्टूडेंट्स.